हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आए। और ये क्रैश कोर्स रोज़ दिन में 1:30 बजे चलता है, तो रोज़ दिन में 1:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अबिंदुकता में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है सिलिंड्रिकल लेंस, डी ऑप्शन है उभयतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अबिंदुकता में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है। तो सिलिंड्रिकल लेंस लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिलिंड्रिकल लेंस को बेलनाकार लेंस कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। तो लेंस का क्षमता निकालने का सूत्र होता है P बराबर 1/f, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है कार्निया पर, बी ऑप्शन है परितारिका पर, सी ऑप्शन है पुतली पर, डी ऑप्शन है रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ए ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5,
बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से लेके 14 के बीच में होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 क्या होगा, अम्लीय होगा, 6 भी अम्लीय होगा, 3 भी अम्लीय होगा, लेकिन जिस विलयन का पीएच मान 10 होगा वो क्षारीय होगा, और ये क्या करेगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। यानी हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है वायु का, बी ऑप्शन है बर्फ का, सी ऑप्शन है कांच का, डी ऑप्शन है हीरा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि जंगरोधी स्टील क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंगरोधी स्टील क्या है, तो मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो स्टील होता है ये किससे मिलकर बना होता है, तो लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। और जो स्टील होता है इस पे कभी भी जंग नहीं लगता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। ए ऑप्शन है लाइसोसोम को, बी ऑप्शन है नेफ्रॉन को, सी ऑप्शन है वृक्क को, डी ऑप्शन है दिल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो लाइसोसोम को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोशिका का ऊर्जागिरी के नाम से किसे जानते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि पौधों के पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, डी ऑप्शन है चलन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों के पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है मोतियाबिंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं, तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है। ए ऑप्शन है पानी का, बी ऑप्शन है दूध का, सी ऑप्शन है ग्लूकोज का, डी ऑप्शन है लवक का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है, तो ग्लूकोज का उत्पादन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। ए ऑप्शन है F यानी फ्लोरीन, बी ऑप्शन है Na यानी सोडियम, सी ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है Al यानी एल्यूमिनियम। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर।
14 नंबर प्रश्न है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चुंबक, बी ऑप्शन है अचुंबक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। तो चुंबक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस क्रैश कोर्स में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण का उपाय है। ए ऑप्शन है नए वृक्षारोपण, बी ऑप्शन है वनों की कटाई पर रोक, सी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि पर रोक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण का उपाय है यानी वन बचाने का क्या उपाय है। तो नए वृक्षारोपण यानी नए वृक्षों को लगाना, दूसरा उपाय है यहाँ पे वनों की कटाई पर रोक, और तीसरा उपाय है जनसंख्या वृद्धि पर रोक। जितना ही कम जनसंख्या होगा उतना ही कम वनों का उपयोग होगा और उतने ही हमारा वन बचेगा। तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, वन संरक्षण का उपाय है। तो यहाँ पे इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघात वर्धक धातु कौन सा है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है पीतल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघात वर्धक धातु कौन सा है। तो सोना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा होता है, तो सोना ही होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, डी ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अदीप्त, बी ऑप्शन है प्रदीप्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रदीप्त कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है Cu यानी कॉपर, बी ऑप्शन है Ag यानी चांदी, सी ऑप्शन है S यानी सल्फर, डी ऑप्शन है Br यानी ब्रोमीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। तो Ag यानी चांदी प्राप्त होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण का होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल
दर्पण का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। और मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है एमीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है CFC, बी ऑप्शन है एरोसोल, सी ऑप्शन है ओजोन छिद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहते हैं, तो ओजोन छिद्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन छिद्र किस गैस के कारण से हुआ है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण से हुआ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ए ऑप्शन है प्रोटीन की, बी ऑप्शन है कार्बनिक लवण का, सी ऑप्शन है ग्लूकोज एवं वसा का, डी ऑप्शन है जल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जल लगभग 92% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है। ए ऑप्शन है ध्रुवों पर, बी ऑप्शन है मध्य में, सी ऑप्शन है दोनों जगह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मध्य में सबसे कम होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है क्रांति कोण के, बी ऑप्शन है निर्गत कोण के, सी ऑप्शन है परावर्तन कोण के, डी ऑप्शन है समतल कोण के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपतन कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन कोण भी 85 डिग्री होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। ए ऑप्शन है धन आवेशित, बी ऑप्शन है ऋण आवेशित, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है, तो धन आवेशित हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आवेशित हो जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर।
30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ए ऑप्शन है हरित लवक, बी ऑप्शन है पत्ती, सी ऑप्शन है स्टोमाटा, डी ऑप्शन है जड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो हरित लवक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पत्तियां होती हैं ये हरी किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो हरित लवक के कारण से दिखाई देती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ए ऑप्शन है सरसों, बी ऑप्शन है पपीता, सी ऑप्शन है मटर, डी ऑप्शन है आलू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो पपीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि अपने शुद्ध रूप में धातु होती है। ए ऑप्शन है खुरदुरा, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है चमकदार, डी ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने शुद्ध रूप में धातु होती है तो चमकदार होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है लचीलापन, बी ऑप्शन है तन्यता, सी ऑप्शन है आघातवर्धनीयता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो तन्यता कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोना होता है ये सबसे अधिक तन्य धातु होता है और 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा की मान बदलते रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दिष्ट धारा का मान नहीं बदलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। ए ऑप्शन है धमनी, बी ऑप्शन है कोशिकाएं, सी ऑप्शन है सीरा, डी ऑप्शन है वेना केव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है, तो वेना केव है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सीरा होती है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है और जो धमनी होती है ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। ए ऑप्शन है ग्रासनी, बी ऑप्शन है अमाशय, सी ऑप्शन है छोटी आंत, डी ऑप्शन है बड़ी आंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो इसी छोटी आंत में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। तो जो आयोडीन अधातु होता है ये चमकीला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा अधातु भी क्या होता है, चमकीला होता है। और जो ग्रेफाइट होता है ये भी अधातु होता है, लेकिन ये भी चमकीला होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि रेटिना पर कैसी प्रतिबिंब बनती है। ए ऑप्शन है आभासी और सीधा, बी ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, सी ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, डी ऑप्शन है आभासी और उल्टा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेटिना पर कैसी प्रतिबिंब बनती है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा बनता है और जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा बनता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर।
39 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। ए ऑप्शन है जाइगोट, बी ऑप्शन है अंडाणु, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है व्रेय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि गोबर गैस एक प्रकार का है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन है बायोगैस, सी ऑप्शन है लकड़ी, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोबर गैस एक प्रकार का है, तो गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये क्रैश कोर्स 30 दिनों तक चलेगा, जिसमें से 6 दिनों तक चल चुका है और 24 दिनों तक चलेगा। अगर इस 24 दिन तक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका तैयारी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा तो मात्र आप लोग 10 मिनट में बना लीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। तो इतना स्ट्रांग आपका पढ़ाई कब होगा, तो जब आप लोग इस क्रैश कोर्स को पढ़िएगा। तो और क्रैश कोर्स यहाँ पे 24 दिनों तक चलेगा, तो मात्र आप लोग 24 दिनों तक पढ़ लीजिए और ये हमारा गारंटी है कि आपका जो पढ़ाई है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और ये क्रैश कोर्स 1:30 बजे दिन में चलता है, तो 1:30 बजे दिन में आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और वीडियो और यहाँ पे देखिए ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है डायनेमो, सी ऑप्शन है मोटर, डी ऑप्शन है एमीटर। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो अपने दोस्तों के बारे में, मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा और उनसे बोलिएगा कि आप लोग पढ़िए, ताकि उन बच्चों का भी पढ़ाई स्ट्रांग हो और साथ साथ जो हमारा भी चैनल है वो ग्रो करे। तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों से बताइएगा इस चैनल के बारे में। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अब अगला क्लास यहाँ पे 6 बजे शाम में होगा, तो 6 बजे शाम में आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।